स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था सार्थक अंक, अंक की सार्थकता को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, आज हम लेने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का ये जो लेसन है। अब आप मानो ना तो स्टार्टिंग जो पाठ की है वो अब यहां से शुरू होती है। शुरू में क्या था, कुछ बेसिक पॉइंट दिए गए थे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि जब कोई भी पदार्थ की बात की जाती है तो पदार्थों में संयोजन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और पदार्थों में संयोजन को समझने के लिए संयोजन के कुछ नियम दिए गए, ठीक है ना। और इन नियमों में सबसे पहला आज हम नियम लेने जा रहे हैं, वह है, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, देखिएगा, ये आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर अगर आपके वो टॉपिक था ऊर्जा वाला, तो ऊर्जा के लिए एक नियम दिया गया था, याद है आपको, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार पदार्थ के लिए भी ये नियम दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। पहले हम इस नियम को लेते हैं। नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, ठीक है ना, पदार्थ जो होता है, पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था और अभिक्रिया होने के बाद की अवस्था, यानी जैसे ठोस है, ठोस से उसको आपने द्रव में परिवर्तित किस प्रकार से किया है, तो ठोस से द्रव में बदलने पर उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है उसको हम समझते हैं इस नियम से। चलिए पहले हम इसको एक सरलता से नियम लेते हैं कि इस नियम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया में, एक रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से देखिएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान, किसका, अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारक का मतलब हम ये ले सकते हैं क्या, क्रियाकारक, है ना, क्या ले सकते हो आप, क्रियाकारक के रूप में। अभिकारकों का द्रव्यमान अभिकारक अभिक्रिया संपन्न होने पर प्राप्त होने वाले उत्पाद या उत्पादों के द्रव्यमान के सदैव समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ये आप नियम याद रखोगे। कोई भी जब हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यही चीज होती है कि जो आप क्रियाकारक ले रहे हो, वह क्रियाकारक, आपने क्रियाकारक लिया, क्रियाकारक से क्या बनाया, अभिक्रिया होने पर उत्पाद बनाया। ओके, अब उत्पाद बन रहा है तो पहले क्या करो, जो आपने क्रियाकारक लिए उनका द्रव्यमान ले लो कि भाई हमने कितना क्रियाकारक लिया है, ठीक है, पहले भी बताया था ग्राम में लिया जा सकता है ना। अब आपने वो क्रियाकारकों का द्रव्यमान नोट करके रख दिया, फिर अभिक्रिया हुई, उत्पाद बने, और उत्पाद बनने के जस्ट बाद, मैं क्या कह रहा हूं, उत्पाद बनने के जस्ट बाद जो उत्पाद बने हैं उनके आप द्रव्यमान को ले लो। तो जब आप दोनों को मिलान करोगे ना, तो जितने भी क्रियाकारक बने हैं, जैसे देखो कि A प्लस B ये क्रियाकारक है, और जब आप क्रिया कराओगे तो उत्पाद बना, जैसे C प्लस D ये है क्रियाकारक, ठीक है, और ये क्या है, उत्पाद है। अब इन दोनों के द्रव्यमान का योग, इन दोनों के द्रव्यमान के योग के हमेशा समान आता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का
नियम है। फिर चाहे पदार्थ को आप भौतिक परिवर्तन में लो, चाहे रासायनिक परिवर्तन में लो। जैसे जस्ट लाइक उदाहरण लेते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स के अंदर, जैसे आप क्या करो, पहला एग्जाम्पल लिया हमने, हम क्या करते हैं, बर्फ लेते हैं, बर्फ का टुकड़ा ले लो आप, ठीक है, उसको फ्लास्क के अंदर डाल दो, कॉनिकल फ्लास्क में। देखो बर्फ कौन सी अवस्था में, ठोस। हमने इसको गर्म किया तो ये बदला द्रव, यानी किसमें बदला, जल में, ठीक है। अब ये भी कौन सी अवस्था है, पदार्थ की, द्रव। ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या करो आप, देखो ध्यान देना, जैसे एक छोटा सा हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है। अब इस फ्लास्क के अंदर आपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक। फिर आप क्या करो, फ्लास्क का मुंह है ना बंद कर दो, एकदम बंद, कॉर्क लगा के बंद कर दो, ताकि क्या है कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर पानी है, ये बर्फ है, द्रव अवस्था में बदलेगी, हो सकता है थोड़ा वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। पहले आप इसको तोल दो, इसका द्रव्यमान ले लो, इसका द्रव्यमान लेने के बाद फिर आप इसको गर्म करो, बाद में ये नीचे, ठीक है ना, किससे, बर्नर लगा के, और फिर इसको गर्म करो। गर्म करने पर इसकी अवस्था किसमें हो जाएगी, जल में। लेकिन गर्म करने के बाद जब आप पानी का द्रव्यमान निकालोगे ना, तो पहले जो हमने ठोस अवस्था में द्रव्यमान निकाला है वह, और बाद में जो आपने द्रव, तो दोनों अवस्थाओं के अंदर इसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये अवस्था परिवर्तन के रूप में इसको दर्शाया गया है, ठीक है। फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 plus 3H2 is equal to 2NH3। ये अमोनिया गैस बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनती है। अब इनका द्रव्यमान लेना है, देखिए ध्यान देना, नाइट्रोजन कितने हैं परमाणु, 2 परमाणु, ठीक है। इधर आप देखो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो दोनों तरफ समान है। आपने पढ़ा ना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का यही उद्देश्य होता है कि दोनों तरफ पदार्थ के द्रव्यमान क्या हो, समान आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां 2, इधर 2, अब हाइड्रोजन हो रहे हैं 3 2 6, इधर हो रहे हैं 3 2 6। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की क्रिया से अमोनिया गैस जो बनी है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का योग, देखो मैं बताता हूं, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 7, 7 2 14, इसका द्रव्यमान आया, तो 14 प्लस, ठीक है 14। अब 14 एक नाइट्रोजन का है, तो 2 का कितना हुआ, तो 2 इंटू कितने लिख देंगे, 14, 2 नाइट्रोजन के परमाणु प्लस 14, 14 तो कितने हुए 7 28, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, वैसे होता है 1.008 है ना, लेकिन इसको 1 मानते हैं, तो कितने परमाणु हैं 6, तो 1 इंटू 6 परमाणु है, इसलिए हम इसको ये ले सकते हैं, 6 परमाणु है और 1 द्रव्यमान, तो कितना हुआ 6, टोटल कितने आए 34, दोनों का योग। अब उधर देखो आप, नाइट्रोजन 1 परमाणु है, तो 1 परमाणु यानी 1 इंटू कितने हुए 14, प्लस हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, तो 3 इंटू 1, ठीक है। अब इस पूरे के बाहर कितना आ रहा है, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 है अमोनिया की अणु। अब आप इसको निकालोगे तो 14 प्लस 3 कितने हुए 17, 17 इंटू 2 कितना हुआ 34, तो दोनों तरफ देखो क्या आ रहा है, द्रव्यमान समान आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा है कि जब हम पदार्थ को, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, है ना, एक पदार्थ को दूसरे में, तो उसका द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। इसका मतलब यही है, ऊर्जा संरक्षण नियम को इसके ऊपर लागू कर दो। क्या कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि साफ ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसी तरीके से पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से
दूसरे रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं वो आप इन उदाहरणों से देख सकते हो। फिर चाहे वो भौतिक अवस्था में चेंज करो या रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, समझ में आया? तो ये नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे ये हमारे रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं, जिनका नाम है लेवासिये। क्या नाम है? लेवासिये। लेवासिये द्वारा ये नियम दिया गया था। फ्रांस के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, ठीक है ना। तो इनको ये कहा जा सकता है, इस नियम को, अगर आपको ये नियम याद नहीं रहता, हालांकि ये नियम बिल्कुल सिंपल नियम है, अगर मान लो ये नियम याद नहीं रहता है तो सीधा सा ये नियम भी पढ़ सकते हो कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ मतलब उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते। ये इन उदाहरणों से आप ले सकते हो। अगर आप ये उदाहरण याद रखते हो, ये वाला बहुत ही सिंपल है। नहीं तो एक और उदाहरण है, तीसरा उदाहरण ले लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, जैसे AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, अब आप इसको क्रिया कराओगे। आपने ये क्रिया है ना 10th के अंदर पढ़ रखी है। अब AgCl बनता है प्लस NaNO3 बनता है। अब इस नियम में ये क्या बनता है? इसका श्वेत अवक्षेप बनता है। ठीक है, अब आप इसको अगर अपन देखें, इसको प्रयोग करने के लिए क्या किया था? H आकार की एक ट्यूब ली थी। H आकार होता है न्यू, ये इस टाइप से, ये एक ट्यूब ली थी न्यू। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर एक तरफ भरा था ये NO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और दूसरी तरफ भरा था NaCl। ठीक है, और फिर क्या किया इसमें? फिर इसमें क्या किया कि इन्होंने भार नाप लिया कि भाई इसका द्रव्यमान कितना है। फिर ऊपर से बंद करके और परत नली को इसको जोर से हिलाया। हिलाने पर क्या हुआ? ये और ये आपस में क्रिया की और क्रिया करके ये बन गया। अब क्रिया करने के बाद जब इसका दोबारा भार नापा गया, ये सॉरी द्रव्यमान देखा गया, तो द्रव्यमान वही था जो पहले था। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आप, सिंपल सी रिएक्शन है। Ag कितना है? 1 है, इधर भी 1 है। N कितना है? 1, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन 3, इधर भी ऑक्सीजन 3। फिर Na 1 है, ये रहा Na। Cl 1 है, Cl, यानी दोनों तरफ क्या है? परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, दोनों तरफ सेम आ गई, तो इसका मतलब उनका द्रव्यमान भी क्या रहेगा? वही रहेगा, है ना। तो जब इन दोनों के द्रव्यमान का योग निकाला और फिर इनमें उत्पाद के द्रव्यमान का योग निकाला, तो दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। यानी इस ट्यूब का भार पहले जो था वो कम हुआ, द्रव्यमान वही रहा। तो इसका मतलब द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी कह सकते हो। तो देखो इसके 3 नियम हो गए। पहला, ये क्रिया कारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया संपन्न होने पर या संपन्न होने पर प्राप्त होने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के सदैव समान होता है। दूसरा, पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, और तीसरा अभी बताया, द्रव्यमान न तो नष्ट हो सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये आप सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है। अब रसायन में हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाओं वाला पार्ट, है ना। तो उसमें बताया गया है कि इस समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं। करने का कारण ये है द्रव्यमान का संरक्षण होना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लेते हैं अभी इसका दूसरा नियम। ओके, चलिए अब हम दूसरा नियम लेते हैं। वो भी इसी प्रकार से दिया गया है
वो है स्थिर अनुपात का नियम। अब देखो, अब जैसे जैसे अपन नियमों में आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, चलिए। प्राउड नाम सुना होगा, 10th में आपको बताया होगा प्राउड की कल्पना के बारे में, आवाज सारणी वाले पाठ में पढ़ा होगा। तो प्राउड जो थे, प्राउड के द्वारा ही ये नियम दिया गया था। ठीक है ना। चलिए, सेकंड आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। हो गया, सॉरी, पहला हो गया स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। चलिए, सेकंड पॉइंट, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले थे प्राउड। अब कुछ किताबों में प्राउड लिखा हुआ है, कुछ में प्राउड लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। इसमें ये दिया है कि पदार्थ या हम यौगिक की जब बात करते हैं, तो यौगिक जो होते हैं ना, यौगिकों में तत्व जो होते हैं, आपने तत्व की यौगिक की परिभाषा पढ़ी है कि तत्व निश्चित अनुपात में जुड़कर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर ये जो नियम दिया गया है वो यही नियम है इसमें विशेष तौर पे कि यौगिक जो होते हैं, यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। फिर चाहे वो प्राकृतिक यौगिक हो चाहे कृत्रिम हो। अब ये लास्ट लाइन इस यौगिक की परिभाषा में जोड़ दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान, यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, निश्चित अनुपात में रहता है। द्रव्यमान सदैव क्या रहता है, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में रहता है, अनुपात में रहता है। ये तो हो गया परिभाषा के हिसाब से। लेकिन आगे जो लाइन है ना वो ध्यान रखिएगा। फिर चाहे वह यौगिक, फिर चाहे वह यौगिक क्या हो, प्राकृतिक या कृत्रिम। देखो कितनी सही लाइन दी गई है। पहली तो परिभाषा बता दी यौगिक की कि भाई एक यौगिक होता है ना, यौगिक में हमेशा तत्व जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं, वही इसकी परिभाषा है। और लास्ट में लाइन साथ में क्या जोड़ दी, फिर चाहे वह यौगिक प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं अपन, पानी का। अब आप पानी की बात करते हो, हम पानी पी रहे हैं नहर से आया हुआ, ठीक है। अब ऊपर से आ रहा है, बारिश का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे तालाब का हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे महासागर का हो, या फिर घर में जो आरओ है उसका पानी हो, ठीक है। या जैसे हमने पहले नाम लिया था ना, लेवासिए, लेवासिए ने इनको रसायन विज्ञान का ज्ञाता क्यों कहते हैं। रसायन विज्ञान का ज्ञाता कहने का सबसे मुख्य कारण है कि इन्होंने ही सबसे पहले जल बनाया था, किसमें, प्रयोगशाला के अंदर, इसलिए इनको रसायन विज्ञान का ज्ञाता कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को एक कांच के पात्र में लेकर
और फिर उसमें स्पार्किंग करवाई, साथ में स्पार्किंग करवा के, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया तब जल बना था। वो जल था कृत्रिम जल। अब इतने तरह तरह के पानी की बात करी मैंने, लेकिन पानी का सूत्र क्या होता है? H2। केवल क्या होता है? H2। फिर चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो। तो सीधी सी बात है, जब हम प्राकृतिक और कृत्रिम जल की बात करेंगे तो उसमें तत्व जो है, तत्व के द्रव्यमान हमेशा क्या रहेंगे? सेम अनुपात में रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहला आता है जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2। ठीक है। अब मैं इसमें लेता हूं पहला प्राकृतिक जल और दूसरा अपन लेते हैं कृत्रिम जल। ठीक है। अब आप इसका सूत्र तो वही रहेगा। अब प्राकृतिक जल के अंदर अनुपात निकालना है, क्या है? H2O। H2O में द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखो कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन क्या आ गया? 2 अनुपात कितना आया? 16। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। अब इधर आप कृत्रिम जल लेते हो तो H2O है ना। अब इसमें भी कितना आया? 2 अनुपात 16। अब सिंपल सरल अनुपात निकालो आप, तो क्या आएगा? ये 1 अनुपात 8। इधर भी कितना आएगा? 1 अनुपात 8। तो दोनों का क्या है? द्रव्यमान अनुपात क्या आ रहा है? निश्चित आ रहा है। फिर चाहे ये लो चाहे ये। तो प्राकृतिक जल की जब बात की जाती है तो प्राकृतिक जल लो चाहे कृत्रिम जल लो, है ना, सूत्र तो क्या रहेगा? H2O। दोनों के द्रव्यमान का अनुपात निकालो। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे इसलिए 2 लिखा। ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 अनुपात 16। तो सरल अनुपात में बदलोगे 1 अनुपात 8। इसका भी निकालोगे तो भी यही होगा। ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके। तो अब हम इसका सबसे महत्वपूर्ण सेकंड एग्जांपल जो लेते हैं वो ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखो CO2 के लिए एग्जांपल को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। CO2 की जब बात करते हैं तो CO2 एक तो होता है कहां पे? वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो एक हो गई प्राकृतिक गैस। और कृत्रिम के रूप में हम इसको कैसे बना सकते हैं? तो 2-3 रिएक्शन दी गई है, तो उसके हिसाब से हम इसको उदाहरण को ले लेते हैं। ठीक है ना। देखिए सेकेंड एग्जांपल इसका वो है CO2। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब एक तो हम लेते हैं प्राकृतिक, प्रकृति के अंदर प्राप्त, तो प्राकृतिक CO2। ठीक है, जो कहां पाई जाती है? वायुमंडल में वगैरह पाई जाती है। और दूसरा हम लेते हैं कृत्रिम। अब कृत्रिम रूप से कैसे हुआ? तो कृत्रिम CO2 बन सकती है, एक आप बनाओ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। जब आप इसको गर्म करते हो, ये आप अभिक्रिया पढ़ी होगी, तो इसमें एक बनता है CaO प्लस CO2। अब ये हमने गैस बनाई है प्रयोगशाला के अंदर। ठीक है। या हम ले सकते हैं कि कोयला जो होता है, कोयला कौन सा? C। इसको हम वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। इसको जलाने पर या हम लिखते हैं दहन, तो दहन करते हैं तो भी कौन सी गैस बनती है?
CO2 बनती है। अब ये दोनों क्या है, कृत्रिम है, और इधर हमने ली प्राकृतिक जो वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। अब आप क्या करो, इसका अनुपात निकालो, द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है। अब ये है CO2, ठीक है। अब कार्बन होता है परमाणु क्रमांक 6, तो इसका आ जाएगा 12 द्रव्यमान अनुपात। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए आ जाएगा 32। अब आप इसका सरल अनुपात निकालो, ठीक है। याद रखिएगा ये कौन सी है, प्राकृतिक CO2। अब इधर से हमने, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट वाली लो, चाहे इधर कोयले वाली लो, तो इसमें हम लेते हैं कृत्रिम CO2। तो कृत्रिम CO2 के लिए अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा, CO2। अब इसमें यही आएगा, कार्बन का कितना है 12 अनुपात इसका होगा 32, क्योंकि यहां से देख लो आप सेम ही। अब आप इसका सरल अनुपात निकालो, तो ये 4 का भाग दोनों में जाता है, तो 3 अनुपात 8, और इधर भी आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3 अनुपात 8। तो दोनों का अनुपात देखो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। यानी क्या लिखते हैं, द्रव्यमान का अनुपात क्या आ रहा है, निश्चित आ रहा है। तो मतलब क्या कह सकते हो आप कि चाहे आप प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हो या कृत्रिम रूप से हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाई, या कोयला जो होता है कोक, इसको ऑक्सीजन वायु में दहन किया तो CO2 बनी। तो ये CO2 और प्राकृतिक CO2 दोनों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। यही हमारा नियम है, कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो दोस्तों हमने फर्स्ट कौन सा लिया, द्रव्यमान संरक्षण नियम। पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान क्रिया कारकों का और उत्पादों का समान रहेगा। और इसमें लेते हैं चाहे यौगिक कौन सा हो, प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, उसमें तत्वों के द्रव्यमान हमेशा क्या रहते हैं, निश्चित अनुपात में रहते हैं। यही हमारा दूसरा नियम है। नेक्स्ट क्लास के लेंगे अपन तीसरा, चौथा और पांचवा नियम, ठीक है। तो बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में इसको नोट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।